मैं एक अनाथ आश्रम में सफाई का काम करती थी। वहाँ की गरीब लड़कियाँ कचरे में एक ऐसी चीज़ फेंक कर जाती थी जिसकी कीमत बाजार में लाखों होती है। यह राज जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। एक दिन मैं अनाथ आश्रम में लड़कियों के कमरे की सफाई कर रही थी। तभी मेरी नज़र कचरे में पड़ी एक ऐसी चीज़ पर पड़ी कि मैंने जल्दी से उसे थैली में डाल दिया और उसे बेचने चली गई। उसकी कीमत जानकर ही मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मेरा नाम वंशिका है। मैं अनाथ आश्रम की सफाई करती हूँ। वहाँ पर गरीब लड़कियाँ अपनी ऐसी चीज़ कूड़े में फेंक कर जाती है जिसकी कीमत 2 लाख रुपए है। यह जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। मैं आज रात सिर्फ पैसों के लिए कुछ ऐसा करने जा रही थी। इस बात का मुझे पता ही नहीं था कि इसका अंजाम कितना खतरनाक हो सकता है। मेरी रूममेट प्रियंका मुझे समझाते हुए कहने लगी कि वंशिका, तुम जानती हो कि तुम क्या कर रही हो। मैंने उससे कहा कि हाँ, मैं जानती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। बेहतर यही होगा कि तुम मुझे मत समझाओ कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। हाँ, अगर तुम मेरा साथ देना चाहती हो तो बताओ, मैं इन पैसों से तुम्हें भी तुम्हारा हिस्सा दे दूंगी। लेकिन प्रियंका ने साफ साफ इनकार कर दिया। नहीं, मैं कुछ पैसों के लालच में यह बिल्कुल भी नहीं करूंगी। मैंने कहा, तुम्हारी मर्जी, तुम जो करो। दोस्त होने के नाते मेरा यह फर्ज था कि मैं तुम्हें समझाऊं और सही गलत का फर्क बताऊं। आगे तुम जानो, तुम्हारा काम। प्रियंका यह कहकर चली गई थी। मैंने सारे कैमरे को बंद कर दिया था और रात के इस वक्त अनाथ आश्रम में सन्नाटा था। मैं दरवाजे पर खड़ी चौकीदारी कर रही थी। मीरा जवान लड़की, जिसकी उम्र 26 साल की थी, वह थोड़ी देर में अपना सामान लिए दरवाजे की तरफ आई और वह मुझे बहुत सारे पैसे देकर एक लड़के के साथ चली गई। सुबह में अनाथ आश्रम में रोज की तरह मैं सभी कमरों की सफाई कर रही थी। जल्दी जल्दी सारा कचरा एक बड़े से थैली में डाल ही रही थी कि बाहर से शोर शराबों की आवाज़ मेरे कानों तक पहुंची। मैं जल्दी जल्दी बाहर गई। वहां पर काम करने वाली सारी लड़कियां मौजूद थी। हमारे अनाथ आश्रम की ओनर बहुत सख्त थी। सब लोग उनकी एक आवाज़ से डर जाते थे। वह जोर जोर से चीख रही थी कि बताओ, किसने मीरा को यहाँ से भगाने में मदद की है। वह कैसे यहाँ से भाग निकली है। यहाँ से कैसे कोई मेरी इजाज़त के बगैर बाहर निकल सकती है। आखिर मीरा यहाँ से गई कैसे और कहाँ। उसे ज़मीन खा गई है या फिर आसमान निकल गया। प्रियंका चुपचाप खड़ी मुझे घूर रही थी, क्योंकि उसके और मेरे अलावा यह बात कोई नहीं जानता था कि मीरा को भगाने में किसका हाथ है। फिलहाल मैडम तो गुस्से में पुलिस की धमकी देकर वहां से चली गई और सब अपने अपने कामों में लग गए थे। मैं प्रियंका को देखकर मुस्कुराती हुई अपना काम करने चली गई। खाने के टाइम प्रियंका ने कहा कि यार, मुझे और तुम्हें कितना टाइम हो गया है अनाथ आश्रम में काम करते हुए, लेकिन तुम में अब तक कोई भी सुधार नहीं आया है। मैंने प्रियंका को जवाब दिया, गरीबी इंसान को इतना लाचार कर देती है कि कोई भी काम करने से डर नहीं लगता है। अब चाहे वह काम सही हो या फिर गलत, क्या फ़र्क पड़ता है। जब ऐसा काम करने से कुछ पैसे हाथ में आए तो इसमें कौन सी बुराई है। यह सुनकर प्रियंका ने कहा कि देखना, तुम इन कामों का एक दिन बहुत बुरा अंजाम होगा। मुझे नहीं मालूम था कि मैं खुद मुसीबत को दावत दे रही थी। प्रियंका की इस बात को नज़रअंदाज करके मैं खाने से फ्री होकर अपने कमरे में गई और कचरे का थैला निकालकर उसमें से इस्तेमाल किया हुआ सामान अलग करके कचरा फेंक दिया। मैंने रोज की तरह उस कबाड़ी वाले को बुलाया और वह सामान उसे बेच दिया। इससे पहले कि मुझे कोई देख ना ले, मैंने सब कुछ बेच दिया और उसे यह कहकर भगा दिया कि तुमसे पैसे बाद में ले लूंगी। जब मैं अनाथ आश्रम में पीछे मुड़कर देखी तो प्रियंका मुझे देखकर हंस पड़ी और चली गई। इस अनाथ आश्रम में हम काम करने वालों के लिए अलग अलग कमरे बने हुए थे। हम लोग वहीं पर रहते थे और सुबह से शाम अनाथ आश्रम में अपनी ड्यूटी पूरी करते थे, जिसके बदले में हमें हर महीने सैलरी मिल जाती थी। वह सैलरी तो इतनी होती थी कि हमारा सिर्फ गुजर बसर हो जाए। लेकिन मैं सिर्फ अकेली नहीं थी जो इस पर ज़िंदगी गुजार लेती। कोई और भी था जिसके खर्चे पूरे करने की जिम्मेदारी मेरी थी। मैं रात को सोते वक्त अपना मोबाइल लेकर सुमित से बातें करती थी और काफ़ी रात गुजर जाती, पता ही नहीं चलता। सुबह जब प्रियंका की आंख खुलती तो कहती कि तुम्हारी रातें तो बस सुमित से बात करते करते पूरी हो जाती है। और मैं हंसकर हाँ में सर हिला दिया करती थी। हम अपने ड्रेस पहनकर ड्यूटी के लिए अनाथ आश्रम में गए ही थे कि कुछ लोग मैडम के ऑफिस में बातें कर रहे थे। मैंने प्रियंका से कहा कि तुम चलो, मैं आती हूँ। मैं बाहर से ही कान लगाकर ऑफिस के अंदर क्या बातें चल रही है वह सुनने की कोशिश की तो मालूम हुआ कि ये कपल, जिनकी कोई संतान नहीं थी, वह एक बच्चा एडॉप्ट करने की बात कर रहे थे। मैडम उन्हें कुछ रूल्स बता रही थी।
जैसे ही वह दोनों पति पत्नी मैडम से बात करके उठे तो मैं एक तरफ होकर छुप गई कि कहीं कोई मुझे देख ना ले। मैं उन पति पत्नी को देखी तो वह दोनों कपड़ों से बहुत मालदार लग रहे थे। बस मैं जल्दी से उन दोनों के पीछे पीछे अनाथ आश्रम से बाहर आ गई और उन दोनों से बात करती रही। कुछ देर बाद उसके पति ने मुझे एडवांस के तौर पर बहुत सारे पैसे दिए और वो लोग चले गए। मैं जल्दी से मैडम के पास गई और उन्हें सारी बात बताई तो मैडम ने मुझे इजाज़त दे दी। अगले दिन वो पति पत्नी अनाथ आश्रम के बाहर खड़े मेरा इंतजार कर रहे थे। मैंने उन्हें एक बच्चा दिया और उन्होंने मुझे एक पैसों से भरा बैग दिया और वह लोग चले गए और मैं जल्दी से अपने कमरे में आ गई। और जैसे ही वह बैग मैं खोल ही रही थी कि प्रियंका भी वहाँ पर आ गई और पैसों से भरा बैग खोलते देखकर प्रियंका की तो आंखें फटी की फटी रह गई। वह कहने लगी कि तुम नहीं सुधरोगी, तुम खुद को फंसा कर ही चैन से बैठोगी और साथ में रूममेट होने की वजह से मुझे भी किसी न किसी परेशानी में डालोगी। मैंने कहा कि चुप करो, ऐसा कुछ नहीं होगा और जल्दी से दरवाज़ा बंद कर दो। अगर तुम्हें भी ज़रूरत हो तो मुझे बताना, जितने पैसे की ज़रूरत हो मुझसे ले लेना। लेकिन हर बार की तरह प्रियंका ने साफ इनकार कर दिया था। मैं बहुत खुश थी इन पैसों को देखकर, लेकिन प्रियंका ने मुझे अजीब व्यवहार से कहा कि तुम मुझे बताओ कि तुम्हें यह पैसे कौन देकर गया है। मैंने उसे मुस्कुराकर कहा, यार, एक निसंतान माँ बाप को एक बच्चा गोद दे दिया। प्रियंका ने डरकर कहा, लेकिन मैडम को पता चल गया तो क्या होगा। मैंने उससे कहा कि तुम इसकी फिक्र मत करो, मैंने मैडम की इजाज़त से ही यह किया है। अब मैं इतनी पागल भी नहीं कि बिना इजाज़त के यह काम करती। तुम तो जानती हो कि हर काम करने के तरीके अलग अलग होते हैं। तभी मेरे फ़ोन की बेल बजी। मैंने देखा तो उस कबाड़ी वाले का फ़ोन था। वह मुझसे कहने लगा कि सामान हो तो ज़रा देख लेना, मैं फिर कल आऊँगा। मैंने उससे बात करके कॉल काट दी और रात होते ही मैं सुमित से बात करने में बिजी हो गई और प्रियंका साथ वाले बेड पर सो गई। मैं रात होते ही फिर से कैमरे बंद कर दिए और चौकीदारी के लिए गेट पर चली गई। बस कुछ देर में सबके सो जाते ही वह 19 साल की डोरी अपना बैग पैक करके वहाँ से निकली। डोरी मुझे पैसे देते हुए बोली, यह लो वंशिका दीदी तुम्हारा इनाम। यहाँ से निकल गई और फरार हो गई। सुबह मैं और प्रियंका फिर से अपनी ड्यूटी करने चले गए। मैं अभी कमरों की सफाई ही कर रही थी और डोरी का सारा फेंका हुआ सामान इकट्ठा कर रही थी। उसका एक एक सामान एक थैली में इकट्ठा किया और बाकी कचरे के साथ डाल दिया। और फिर प्रियंका ने आकर कहा कि जो तुम्हारा हुआ आशिक कबाड़ वाला फिर से आ पहुंचा है। मैं एक थैला लेकर अनाथ आश्रम के दूसरे गेट की तरफ चल पड़ी। वो कबाड़ी वाला मुझे देखकर मुस्कुराने लगा और कहने लगा कि आप कितनी मासूम हो, आप नहीं जानती हो मुझे कभी कभी आपके ऊपर तरस आ जाता है, लेकिन मेरी भी मजबूरी है। मैंने कहा, बस बस, ज़्यादा बातें न बनाया करो, यह लो। मैं कचरे के ढेर से ज़रूरी का सारा सामान अलग करके उसे दिया और उसे फ़ौरन भगा दिया और उससे कहा कि मुझे जब पैसों की ज़रूरत होगी मैं आकर तुमसे पैसे ले लूँगी। वह चुपचाप मेरी बात सुनकर चला गया। मुझे नहीं मालूम था इस तरह से पैसों के लालच में आकर मैं कितनी बड़ी मुसीबत में फंस जाऊंगी और साथ ही साथ सुमित की ज़िंदगी पर भी उसका बुरा असर पड़ेगा। लेकिन हालात के आगे मजबूर लोग यह सब नहीं सोचते। वह तो बस कुछ पैसों के लिए मुसीबत को भी गले लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं। मुझे इस अनाथ आश्रम में काम करते हुए बहुत साल हो गए थे। मैं यहाँ की बहुत पुरानी सफाई कर्मचारी थी, लेकिन मेरे 2 नंबर के काम को आज तक कोई नहीं पकड़ सका था और जब मुसीबत आई तो मेरे ऊपर कयामत ही टूट पड़ी। मैं एक दिन प्रियंका से बातें कर रही थी कि तभी हमारे स्टाफ की एक औरत आई और कहने लगी कि चलो, सारे स्टाफ को मैडम ने बुलाया है। प्रियंका शायद सब कुछ समझ चुकी थी। वह सवालिया नज़रों से मेरी तरफ देख रही थी और मेरी भी समझ में आ गया था कि मैडम हम सबको क्यों बुला रही है। और वही हुआ। हम सब लोग वहाँ पर मौजूद थे और मैडम बहुत ज़्यादा सख्त लहजे में हम सब पर चिल्ला रही थी कि पिछली रात फिर से एक लड़की यहाँ से गायब हुई है। उसके साथ कौन था? यहाँ इस कमरे में सबने मेरी तरफ देखा। मैं तो डर ही गई थी। थोड़ी देर के लिए मुझे लगा कि मैं तो अब पुलिस के हाथों गिरफ्तार हो ही जाऊंगी और अपने आप पर काबू पाते हुए मैं बिल्कुल सीधे खड़ी रही। फिर जब मैडम ने मुझसे पूछा कि वंशिका बताओ, इस बारे में तुम क्या जानती हो, मैंने बिल्कुल बेफिक्र होकर बहादुरी से जवाब दिया कि मैडम, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। मैं तो सुबह साफ सफाई करने के लिए उसके कमरे में गई थी। आज रात का मुझे कुछ मालूम नहीं है। मैं तो जल्दी सो गई थी। मैंने प्रियंका की तरफ इशारा करते हुए कहा। वह घबराते हुए कहने लगी, हाँ हाँ मैडम, यह ठीक कह रही है। इसकी तबीयत ठीक नहीं थी। कल रात यह जल्दी सो गई थी। यह सुनते ही मैडम का ध्यान मेरी तरफ से हट चुका था, लेकिन वह सख्ती से कह रही थी कि पिछले 5 साल में
यहाँ से 30 से 35 लड़कियाँ भागी है और मैं अब पुलिस को रिपोर्ट कर चुकी हूँ और जो भी इन सब में शामिल है वो अब अपनी खैर मान ले, क्योंकि उसे अनाथ आश्रम की नौकरी से तो निकाला जाएगा ही साथ उसका लाइसेंस भी कैंसिल कर दिया जाएगा। उसे फिर नौकरी करने की परमिशन नहीं होगी और पुलिस उसके साथ जो करेगी वो अलग। यह सब सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, लेकिन मैं तो यह काम करते करते बहुत निडर हो गई थी। मुझे कोई फिक्र नहीं थी। एक दिन मुझे सुमित की कॉल आई। वह बहुत ही ज़्यादा परेशान था। उसे पैसों की कुछ ज़रूरत आ गई थी। मैंने उसे तो तसल्ली दे दी थी कि मैं पैसों का इंतज़ाम कर लूँगी, लेकिन बाद में मैं खुद परेशान होती रही कि उसे मैं इतने पैसे कहाँ से ला कर दूँगी। इसलिए मेरे पास जो थोड़े पैसे थे वह निकाली। फिर मुझे याद आया कि उस कबाड़ी वाले के पास भी तो मेरे कुछ पैसे हैं, उससे जाकर ले आती हूँ, शायद कुछ बात बन जाए। मैं अगले दिन छुट्टी लेकर वहाँ से निकली, रिक्शा में बैठी और उस कबाड़ी वाले की दुकान के लिए चल दी। लेकिन मेरी तो आंखें फटी की फटी रह गई जब मैंने देखा कि वह कबाड़ी वाला सूट बूट पहनकर एक आदमी के साथ कार के अंदर बैठा था। मैंने उसका पीछा किया तो वह एक आलीशान म्यूजियम में जा रहा था। पहले तो मेरे कुछ समझ में नहीं आया कि यह आदमी कौन है और किस लिए यहाँ आया है और क्या कर रहा है। मैंने उसका पीछा किया, लेकिन मैंने वहाँ अंदर जाना सही नहीं समझा। मैं बाहर खड़ी उसका इंतजार कर रही थी। वह जैसे ही बाहर आया मुझे देखकर हैरान रह गया। मुझे देखकर कहने लगा, वंशिका तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मैंने कहा कि तुम बताओ, लेकिन फ़िलहाल तुम यह सब छोड़ो और मुझे मेरे सामान के पैसे दो, मुझे ज़रूरत है। मुझे उस समय सुमित की फ़िक्र सताई जा रही थी, इसलिए मैं उस कबाड़ी वाले से ज़्यादा बात नहीं कर सकी और उसने मुझे पैसों से भरा बैग दे दिया और कहा, यह लो तुम्हारा हिस्सा। मैंने दिल में सोचा कि यह कौन से हिस्से की बात कर रहा है, लेकिन वह थोड़ा जल्दी में था। वह कहने लगा कि मैं तुम्हें बाद में सब बताऊंगा, अभी मुझे थोड़ा सा काम है। वह यह कहकर चला गया। उसने मुझसे कहा भी था कि वंशिका तुम अंदर जो। मैंने सोचा वहाँ ऐसा क्या है, लेकिन मैं जल्दी में थी और वहाँ से वापस आ गई। काश मैं वहाँ से आने से पहले एक बार अंदर जाकर देख ही लेती तो अच्छा रहता। मैं अनाथ आश्रम से वापस आ गई और सारे रुपए जोड़कर मैंने सुमित को भिजवा दिया और आराम करने के लिए लेट गई थी। उसी रात मेरे पास मुंह ढककर एक लड़की आई और मुझसे मदद मांगने लगी। मैंने कहा यह वक्त सही नहीं है, लेकिन हाँ कल तुम्हारा काम हो जाएगा, तुम तैयारी कर लेना। वह मुझसे बात करके वापस चली गई। मैंने जैसे ही प्रियंका की तरफ देखा, वह जाग रही थी और मुझे इशारे में कहने लगी कि तुम जरूर अपने साथ एक ना एक दिन मुझे भी फंसाओगी। मैं मुस्कुराने लगी और उसे तसल्ली दी। हम दोनों सो गए थे। अगले दिन हम दोनों अपनी ड्यूटी पर चले गए। मैं अनाथ आश्रम के सभी कमरों में जल्दी जल्दी सफाई करने लगी। मुझे ज़रूरत का काफ़ी सामान मिल जाता था और बाकी का बचा मैं कबाड़ी वाले को छुपाकर बेच देती थी। मैंने जल्दी से अपना थैला निकालकर सारा सामान भर लिया और फिर शाम में वही कबाड़ी वाला आया और मुझसे सारा सामान ले गया। वो मुझे कुछ बताना चाहता था, लेकिन इतने में ही उसके पास फ़ोन आ गया और वह कहते हुए चला गया कि मुझे आपको बहुत ज़रूरी बात बतानी है। आप मेरी दुकान पर आओगी तो मैं आपको बताऊंगा। मैं रात होने का इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि आज फिर मुझे एक काम को करना था। मैं नहीं जानती थी कि इस बार मैं मुसीबत में पड़ने वाली हूँ। मैं रात होते ही सबके सो जाने के बाद कैमरे को बंद कर दी और एक लड़की को भगाने का इंतजाम किया और चौकीदारी के लिए गेट पर खड़ी हो गई। कुछ देर बाद एक लड़का गाड़ी से आया और मुझे इशारा करने लगा। मैंने उस लड़की को बुलाया। वह लड़की मुझे कुछ नोट देते हुए चली गई और वह लड़की फरार हो गई। मैं भी अपने कमरे में जाकर सुमित से फ़ोन पर बात करने लगी और सुमित ने मुझे धन्यवाद कहा कि मैं उसे पैसे देकर उसकी मदद की। मैं फ़ोन पर बात करते करते ही सो गई। सुबह प्रियंका ने मुझे उठाया। वह मुझसे कहने लगी, यार आज बहुत देर हो गई है, चलो हमें ड्यूटी पर भी जाना है। और हम तैयार होकर जैसे ही अनाथ आश्रम में आए तो हमने देखा कि मैडम के ऑफिस में कुछ लोग जमा थे। मुझे देखना था कि उसके अंदर कौन है और जैसे ही मैंने अंदर झांका तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। प्रियंका और मैं अपने काम के लिए चले गए। मैंने सारे कमरों की सफाई शुरू की और घबराने लगी। कल रात जो हुआ उससे लगता है कि मैं किसी मुसीबत में पड़ने वाली हूँ। मैं सारा कचरा समेटते हुए कल रात वाली लड़की का भी सारा सामान उठाया और अपनी थैली में भर लिया कि कहीं कोई सुराग न मिल जाए। बस मैं अपने काम में बिजी थी। तभी कुछ देर में मैडम ने दरवाज़ा खोला। मैडम के साथ कुछ लोगों को देखकर मेरा तो दिमाग खराब हो गया। मुझे तो पसीने आने लगे। जैसे ही मैडम ने कहा कि ले जाओ इसे, यही पापी है। मैं मैडम के मुंह से यह सब सुनकर बहुत ज़्यादा डर गई थी। मैडम के साथ तो पुलिस थी और सुबह का वक्त था जब एक लेडी कांस्टेबल ने मुझे हथकड़ी लगाई और मुझे घसीटते हुए ले जाने लगी।
अनाथ आश्रम का सारा स्टाफ वहीं पर था और मैं शर्मिंदा नज़रों से नज़रें झुकाती हुई पुलिस के साथ चल पड़ी। मैं जैसे ही पुलिस की गाड़ी में बैठ रही थी, वैसे ही मैं प्रियंका को मदद के लिए पुकारते हुए उसे मदद भरी नज़रों से देखा, लेकिन वह मेरी मदद नहीं कर सकी क्योंकि वह तो हर बार मुझे समझाया करती थी, लेकिन मैं ही पैसों के लालच में खोई हुई उसकी एक नहीं सुनती थी। और शायद आज मेरे पाप का घड़ा भर चुका था। कल रात जो मैंने किया वो मेरी आखिरी गलती थी। मैं चुपचाप पुलिस की गाड़ी में बैठकर पुलिस स्टेशन चली आई थी। मैं जानती थी कि मेरा यहाँ से बचना नामुमकिन है, क्योंकि मैडम ने हमें पहले ही वार्निंग दे दी थी कि गुनहगार को मैं कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाऊंगी। मैं पुलिस स्टेशन में मदद के लिए चारों तरफ देख रही थी, लेकिन मदद के लिए कोई भी नहीं था। मेरे दिमाग में यह सवाल उठ रहे थे कि पूरे अनाथ आश्रम के सामने मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ गई है। सबके काम आने वाली वंशिका दीदी आज बिल्कुल अकेली थी। मेरा लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया था, जिस पर पुलिस की मोहर मेरी आंखों के सामने ही लग चुकी थी। सफाई की नौकरी से भी इस वक्त मैं हाथ धो बैठी थी। मुझे सिर्फ सुमित की फिक्र सता रही थी। लेडी कांस्टेबल मुझसे पूछताछ करने के लिए मुझे अकेले कमरे में लेकर गई, जहां पर मुझसे पूछताछ करने के बाद मुझे सलाखों के पीछे डाल दिया जाता। पुलिस कांस्टेबल मुझसे पूछने लगी कि ऐसी भी क्या ज़रूरत पड़ गई थी तुम्हें? तुम तो नौकरी करती हो ना? क्या सैलरी काफ़ी नहीं थी जो तुम गलत तरीके से कमाने लगी? और तो और, ना कोई डर, ना ही कोई माथे पर सिकन। आखिर ऐसा क्यों किया? जहाँ इतने साल तुमने काम किया, जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद कर दिया। मुझे अपनी गलतियों पर अफसोस हो रहा था। यह पुलिस कांस्टेबल की कठोर बातें सुनकर मैं रोने लगी और कहा, मैडम, गरीबी इंसान को कहाँ से कहाँ ले जाती है और क्या क्या गलत काम करने पर मजबूर कर देती है, इस बात को आप नहीं समझ सकती हो। हम गरीब लोगों को तो पैसे ज़्यादा मिल जाए तो हमारी ज़िंदगी थोड़ी खुशहाल हो जाती है। वो कहने लगी कि ऐसी भी क्या मजबूरी थी तुम्हारी? मैंने कहा कि मैं एक गरीब घराने में पैदा हुई हूँ। बचपन से ही मैंने गरीबी देखी। ऐसी गरीबी में ही मेरे मम्मी पापा ने मेरी शादी कर दी। मेरे मम्मी पापा तो इस दुनिया से चले गए, लेकिन वह मेरी शादी एक जुआरी लड़के से कर बैठे। मेरे प्रेग्नेंट होने के बाद भी वह मुझ पर जुर्म करता रहा, लेकिन एक रात मुझ पर कहर टूट पड़ी जब वह जुआ में मुझे हार गया। लेकिन मैं जैसे तैसे करके वहाँ से अपने बच्चे के साथ भाग निकली। बस उसके बाद मेरे जीने का मकसद सिर्फ और सिर्फ सुमित ही था, मेरा प्यारा बेटा सुमित। उसके जन्म के बाद मैं घर घर जाकर काम करके मैंने उसे इस काबिल बनाया और फिर उसे अच्छी जगह पर पढ़ने के लिए हॉस्टल भेज दिया और खुद अनाथ आश्रम में काम करने के लिए आ गई। जैसे जैसे वह बढ़ रहा था उसके खर्चे भी बढ़ते चले जा रहे थे। अब तो मेरी सैलरी भी कम पड़ने लगी थी और फिर मैंने मौका देखकर 2 नंबर के काम करने शुरू कर दिए। और फिर जो लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड के साथ भागना चाहती थी, मैं उनको भगाने में उनकी मदद कर देती थी और बहुत से निसंतान लोगों को अनाथ बच्चा देकर उनसे भी भारी रकम ले लेती थी, क्योंकि मैडम तो बहुत पूछताछ करने के बाद बिना पैसे लिए निसंतान जोड़े को बच्चे देती थी। लेकिन मैं मैडम से बहाना करके दूर के रिश्तेदार से कुछ भी बहाना बना दिया करती थी और मैडम को बिना बताए उनसे पैसे लेकर बच्चे गोद देने लगी। बस यूं ही मेरा गुजर बसर चलता रहा। पुलिस कांस्टेबल मेरी बात सुनकर हंसकर कहने लगी, लो भाई, इसे तो हमने किसी और जुर्म में गिरफ्तार किया था और यह तो यहाँ अपने जुर्म की पिटारी खुद ही खोल बैठी। मुझे यह सुनकर सदमा लगा। यह मैडम क्या कह रही है? यह मेरे कौन से जुर्म की बात कर रही है? मैंने एकदम से कहा कि आप क्या कह रही हो? मैं मानती हूँ मैंने बहुत से जुर्म किए हैं, बहुत से गलत काम किए हैं, लेकिन इसके अलावा मैंने और कौन सा गलत काम किया जो मुझे ही नहीं मालूम। वह मेरी बातें सुनकर हंस पड़ी और कहने लगी, अच्छा, तो तुम नहीं जानती कि तुम्हें यहाँ पर क्यों लाया गया है? आओ मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि तुमने क्या किया है। वह मुझे लेकर गई और कैमरे की रिकॉर्डिंग दिखाने लगी। मैं पल भर के लिए सोचने लगी कि मैं तो लड़कियों को भगाते हुए कैमरे बंद कर दिए थे, फिर मुझे क्या दिखाने के लिए लेकर आई है। लेकिन मैं वह रिकॉर्डिंग देखकर हैरत में रह गई। वह रिकॉर्डिंग तो उस वक्त की थी जब मैं सफाई के दौरान वह फालतू का सामान थैली में भर रही थी। मैंने सोचा कि बस इतनी सी बात, जिसे यह लोग जुर्म कह रहे थे, मैंने इतने बड़े बड़े जुर्म किए हैं, उसके आगे इन पुलिस वालों को यह जुर्म लग रहा है। लेकिन वह रिकॉर्डिंग दिखाने के बाद पुलिस कांस्टेबल कहने लगी कि मैडम, हो गई ना बोलती बंद, यह देखो अपनी करतूत। मैं यह कहते कहते रुक गई कि आप लोगों का दिमाग खराब है। फिर मैंने कहा कि मैं आप लोगों को एक आदमी का पता देती हूँ, आप लोगों को सारी सच्चाई मालूम हो जाएगी, फिर आप लोग मेरे साथ जो मर्जी आए वो करो।
पुलिस वहां से मेरे दिए गए पते पर पहुंची और उस लड़के को तलाश करने लगी। मेरे दिमाग में वह सारे ख्याल आ रहे थे कि बार बार उस लड़के का मेरे पास आना और फिर मेरा उससे सामान बेचना, लेकिन जो सामान मैं उससे बेचती थी वह तो पुराने बर्तन, पुराने कपड़े, पुराने जेवरात होते थे। जब वह गरीब और अनाथ लड़कियां यहाँ से जाने से पहले वह सामान कचरे में डाल दिया करती थी। भला इसमें ऐसी कौन सी चोरी हुई? और वह कबाड़ी वाला मुझे उस दिन क्या बताना चाहता था? और वह म्यूजियम, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैंने लड़कियों को भगाने में उनकी मदद जरूर की थी और कुछ निसंतान जोड़ों को बच्चे एडॉप्ट किया था पैसों के खातिर। लेकिन मेरे दिमाग में आया, उस दिन उस कबाड़ी वाले ने जो मुझे पैसों से भरा बैग दिया था, आखिर इन फालतू कपड़े बर्तन में ऐसा क्या था? मैं यह सब कुछ सोच ही रही थी कि इतनी देर में पुलिस उस कबाड़ी वाले लड़के को गिरफ्तार कर लाई। मैं उसे देखकर हैरान रह गई। वह उस दिन की तरह सूट बूट में था, अच्छे ब्रांडेड जूते पहना हुआ था और बहुत शानदार लग रहा था। मेरे मुंह से निकला, यह तो वही कबाड़ी वाला है, और सभी लोग मेरी बातों पर हंस पड़े। पुलिस कांस्टेबल ने उस कबाड़ी वाले लड़के के मुंह पर थप्पड़ मारते हुए कहा कि तुम दोनों बहुत होशियार समझते हो, हमें पागल बना रहे हो। मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा थी क्योंकि सबके सामने मुझे बेइज्जत किया जा रहा था, लेकिन धीरे धीरे मेरा दिमाग काम करने लगा था। जब कैमरे की तस्वीर हम दोनों को दिखाई जा रही थी तो मेरे दिमाग में जो भी सवाल उठ रहे थे उनके जवाब मुझे मिल रहे थे, जिसमें एक बहुत बड़ी आलीशान बिल्डिंग थी। मुझे याद आया, यह तो वही म्यूजियम है जहां मैं उस दिन कबाड़ी वाले को देखी थी, लेकिन मेरी आंखें तो फटी की फटी रह गई। वहां मेरे बेचे गए फालतू और पुराने बर्तनों को शोकेस में सजाया गया था। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था यह वही बर्तन है जो कि मैं इस कबाड़ी वाले को बेची थी। आश्रम में सालों से देखती आ रही हूँ इन्हें पॉलिश करके चमकते हुए, जैसे बहुत ब्रांडेड बर्तन हो। मैंने उसे देखकर कबाड़ी वाले से कहा कि बर्तन तो अनाथ आश्रम के हैं। वह मुझे देखकर नजरें झुकाने लगा। इतने में पुलिस कांस्टेबल मुझे देखकर बोलने लगी, जी हाँ, अब याद आया तुमने क्या जुर्म किया है इस लड़के के साथ मिलकर। तुमने इतनी कीमती बर्तन अनाथ आश्रम से चोरी करके उन्हें म्यूजियम में नुमाइश के लिए रखा है। यह म्यूजियम कब खोला तुम लोगों ने और कितने सालों से इस पर काम कर रहे हो? मैं तो यह सुनकर हक्का बक्का रह गई। मैंने पुलिस कांस्टेबल के सामने हाथ जोड़कर कहा कि मैंने कोई जुर्म नहीं किया है। मुझे नहीं पता था यह कबाड़ी वाले मेरे पीठ पीछे क्या कर रहा है। मुझे नहीं मालूम था कि वह गरीब लड़कियां इतनी कीमती चीज को कचरे में फेंक देती है और वह इतनी महंगी भी हो सकती है। मैं तो बस इन्हें मामूली बर्तन समझती रही। हाँ, मुझे बस इतना मालूम है कि कई साल पहले एक अमीर आदमी बहुत सारे बर्तन लेकर मैडम को अनाथ आश्रम के उपयोग के लिए देकर गया था, लेकिन ये नहीं मालूम था कि इन बर्तनों के पीछे इतना बड़ा राज छुपा था। मेरी बात पर पुलिस यकीन ही नहीं कर रही थी। उन्हें लग रहा था कि मैं कबाड़ी वाले के बहाने इस लड़के को कीमती बर्तन बेच रही थी और वह उन बर्तनों को नुमाइश करके अमीर लोगों को मुंहमांगी कीमत में बेचता रहा। मुझे इतने साल अनाथ आश्रम में काम करते हुए हो गए, लेकिन मालूम नहीं हुआ कि यह एक बर्तनों का एक एक पीस बाजार में 2 लाख का होगा। लेकिन कुछ ही दिनों में वह कबाड़ी वाला इस बात का फायदा उठाकर एक अमीर आदमी बन गया था। लेकिन मुझे तो अपने जुर्म की खबर तक नहीं हुई। जाने अनजाने में यह जुर्म करती चली गई और यह आदमी लगातार चुपचाप बैठा हुआ था। और पुलिस कांस्टेबल मेरी फिर से इंसल्ट करने लगी और कहने लगी कि जहाँ पर काम किया वहाँ तुमने इतने बड़े बड़े जुर्म किया। इतने में वह आदमी बोल पड़ा कि बस करो आप लोग, बस बहुत हुआ। यह औरत बिल्कुल बेकसूर है और जो कुछ भी हुआ है उसमें सारा का सारा कसूरवार मैं हूँ। मुझे इस औरत का पता था कि यह ज़रूरतमंद है और पैसों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएगी। लेकिन मैंने जो पहली बार इससे कबाड़ी का सामान लिया तो बाजार में मुझे उसके मुँह मांगे पैसे मिलने लगे। तब मुझे इन बर्तनों की कीमत पता चली। यह बर्तन सालों पुराने हैं और लोग इसे बहुत सारे पैसों में भी लेने के लिए तैयार हैं। मैंने अपना खुद का म्यूजियम बनाया और इन बर्तनों की नुमाइश को देखते ही देखते यह बर्तन बिकने लगे और मैंने अपना काम जारी रखा। और मुझे फिर जब इस औरत का ख्याल आया तो मैंने इसे बताना चाहा और इस औरत को इसका हिस्सा भी दिया, लेकिन वह इस बारे में बिल्कुल नहीं जानती थी। यह बिल्कुल अनजान थी इस सब से। लेकिन अब मैं इसे सब कुछ बताने ही वाला था। इतने में यह पकड़ी गई। पुलिस ने उस लड़के के बयान से मुझे रिहा कर दिया और मेरा लाइसेंस रिन्यू करने की परमिशन दे दी। मैंने भगवान का धन्यवाद किया और सबसे पहले दौड़कर अनाथ आश्रम गई
और वहां पहुंचकर वहां की मैडम और कर्मचारियों से हाथ जोड़ जोड़ कर माफ़ी मांगने लगी। मुझे पैसों के लालच ने आज इस अंजाम तक पहुंचा दिया था। सबकी नज़रों में इतना गिर जाऊंगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं बेटे की मोहब्बत और पैसों के लालच में जाने अनजाने में मुसीबत अपने सर लेती गई और एक दिन इसका बोझ उठाते हुए मैं ज़मीन पर गिर पड़ी। सारे स्टाफ ने और मैडम ने जब मेरी गरीबी की कहानी सुनी तो सबकी आंखों में आंसू आ गए और सबने मुझे माफ़ कर दिया। यह सब होने के बाद मैडम ने मेरी सैलरी थोड़ी सी बढ़ा दी, जिससे मैं अपने बेटे सुमित के खर्च को आसानी से पूरा कर सकती हूँ। मैंने अपनी नौकरी को पूरी ईमानदारी के साथ जारी रखा और मैंने ज़िंदगी से सबक सीख लिया था कि पैसों का लालच कुछ देर के लिए आपको खुशी तो दे देता है, लेकिन दुनिया की नज़रों में आपको बेइज्जत कर देता है।